हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। ठीक है जी, रिंग की वजह से अपन ने केस देख चुके फाइनाइट इनफाइनाइट वायर, इन सब की वजह से भी अपन देख चुके कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। साथ ही साथ अपन ने डिस्क की वजह से भी देखा कि डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और अपन ने वो भी देखा था, डिस्क देख लिया था। और इनफाइनाइट सीट की वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो कि है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट डालना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक, यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपन थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो क्या होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने को समझ में आनी चाहिए। देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही तो आपने देखी है, ना ही मैंने देखी है। ठीक है जी, और ना ही अपन देख सकते हैं। तो अपन ने इमेजिनरी लाइंस बना रखी है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनको रटेंगे यानी कि याद करेंगे, उनको मेमोराइज भी करेंगे। ठीक है जी, लेकिन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस वे में दे रखी है, किस वे में भाई, इस वे में दे रखी है। ठीक है जी, इनके बीच का गैप क्या मान लिया अपन, इक्वल गैप है। ठीक है जी, यानी कि मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई नोट है, या फिर आप इसको E1 मान लो। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E1 टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ठीक है जी, आप लोग ये भी समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो कि क्या होगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है जी, तो यदि मैं इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक है जी, इसमें मैं क्या रखा हूं, एक क्यू चार्ज रख दिया। भाई इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या रख दिया, एक छोटा क्यू चार्ज रख दिया। आपको बताना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस छोटे क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा। तो अगर अपन इस बात करें फोर्स की, तो आप लोग समझ सकते हो कि जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरफ है, और प्लस वाला चार्ज है, तो फोर्स भी किधर लगेगा, इस तरफ ही लगेगा। भाई फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है। भाई फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ ही क्या होगा, अगर पॉजिटिव वाला चार्ज है तो उस तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ में आता अपने को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, और कितना लगेगा, Q ही लगेगा। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एम ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू ई लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू ई बाई एम लिख सकते हैं। भाई ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू ई बाई एम लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आता है कि इस तरफ क्या होगा, फोर्स होगा, इस तरफ फोर्स होगा, इसी तरफ क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी इसकी। समझ में आ रहा है, इस तरफ क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन आएगी क्या भाई, एक्सेलरेशन क्या आएगी, क्यू ई बाई एम आ जाएगी। एक्सेलरेशन क्या आएगी, क्यू ई बाई एम। भाई यहाँ पे जो एक्सेलरेशन तो अपने निकाले है, तो सब समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम होगी। ये पाथ क्या होगा इसका भाई, ये जो चार्ज मैंने रखा तो यहाँ से भागेगा, क्योंकि इसके बाद फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जो इसका पाथ होगा वो कैसा होगा भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। भाई जो ये पाथ फॉलो करेगा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, भाई स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। अगर मैं क्यू की जगह क्या ले लूँ, माइनस क्यू ले लूँ, क्यू की जगह क्या ले लूँ, माइनस क्यू ले लूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए अगर इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन वही है, अब यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। तो अब फोर्स किधर लगेगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। अभी पाथ तो क्या रहेगा भाई, पाथ तो वही स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है जी, भाई पाथ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, और फोर्स क्या रहेगा, वही क्यू ई बाई एम, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू ई बाई एम, और फोर्स क्या होगा, क्यू ई हो जाएगा। समझ में आता है, अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आप लोग समझ सकते हो सर हम स्ट्रेट लाइन पाथ कैसे माने, भाई स्ट्रेट लाइन ही पाथ क्यों होगा इसका। तो आप लोगों ने देखा होगा, अपन ने 11th क्लास में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, आप लोगों ने देखा कि जो कांस्टेंट फोर्स लग रहे थे, भाई हर जगह क्या लग रहे थे, कांस्टेंट फोर्स लग रहे थे। आपने 1D में देखा, ठीक है जी, 1D में जो फोर्स लग रहा था कांस्टेंट फोर्स लग रहा था। ठीक है जी, अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा कि जो फोर्स लग रहा था कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, और वो फोर्स कौन सा लग रहा था, भाई अपन ने गुरुत्व के अधीन गति पढ़ी थी, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी, भाई गुरुत्व की अधीन गति पढ़ी थी, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी अपन ने पढ़ा था। उसमें अपन ने देखा था कि धरती माता क्या लगाती है नीचे की तरफ, गुरुत्व त्वरण, यानी mg लग रहा है, यानी कि नीचे की तरफ क्या लग रहा है, g लग रहा है, और g क्या होता है, गुरुत्व त्वरण होता है।
समझ में आ रहा है? यानी कि कांस्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अपन ने देखा था 1D मोशन में, 2D में अपन ने क्या देखा? प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने क्या देखा? उसमें भी नीचे धरती माता क्या लगा रही है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा रही है, मतलब mg लग रहा है। समझ में आ रहा है भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? mg था। तो आपने देखा कि जो 1D मोशन हो चाहे 2D मोशन हो, फोर्स कैसे थे वहां पे? जो फोर्स अप्लाई हो रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहे थे बॉडी के ऊपर, कैसे लग रहे थे? कांस्टेंट फोर्स लग रहे थे। तो आप लोग याद रखना कि जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं, ये जो कांस्टेंट जो फोर्स अपन ने देखे, उनमें दो ही पाथ पॉसिबल होते हैं। अपन ने देखा कि दो ही पाथ पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से? अपन बोल सकते हैं या तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर अपन ने देखा स्ट्रेट लाइन कब देखा? स्ट्रेट लाइन देखा, या फिर पैराबोला देखा। पैराबोला मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने देखा, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी वहां पे अपन ने निकाली थी। ठीक है जी। तो अपन ने दो ही पाथ देखे हैं, स्ट्रेट लाइन देखे हैं और या फिर पैराबोला पाथ देखा है। अब स्ट्रेट लाइन कब होगा, पैराबोला कब होगा? आप लोग थोड़ा पॉज करके सोचो कि स्ट्रेट लाइन किस वाले कंडीशंस में आता था और पैराबोला किस वाली कंडीशन में आता था। तो देखना जरा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पाथ की अगर बात करें तो आप लोग बोल सकते हो क्या कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन आप लोगों ने देखा जो 2D जो मोशन होता है, 2D जो मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल जो मोशन था उसमें क्या था? धरती माता नीचे mg लगा रही थी, लेकिन वेलोसिटी क्या थी? इस तरीके से थी। समझ में आ रहा भाई? नीचे क्या लग रहा था? एक्सेलरेशन लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण लग रहा था, और वेलोसिटी इस तरीके से थी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो था वो क्या थे? सेम डायरेक्शन में नहीं थे। समझ में आ रहा भाई? सेम उनका पाथ क्या था? सेम नहीं था। उनमें क्या था? 90 डिग्री था। समझ में आ रहा है? तो अपन बोल सकते हैं इफ, ये कब होगा? स्ट्रेट लाइन कब होगा? इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन, या फिर वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? यानी कि पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल होंगे, तो अपन बोल सकते हैं जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा? कांस्टेंट फोर्स के अंडर में जो पाथ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ड्रामा ऐसा ही हो रहा था, तो इस वाले केस में भी ड्रामा ऐसा ही हो रहा था। ठीक है जी। अब अपन बात करें पैराबोला की, तो पैराबोला में आप लोग बोल सकते हो कि सर यहाँ पे पैराबोला में पाथ जो बनता था, ट्रेजेक्ट्री जो बनती थी, ठीक है ना, वहां पे क्या हो रहा था कि वेलोसिटी इस तरफ थी तो एक्सेलरेशन क्या था? नीचे की तरफ था, धरती माता जी लग रहा था। तो यानी कि वहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या नहीं थे भाई? पैरेलल नहीं थे। ठीक है ना। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि अगर और कोई भी केस होगा, ऑल अदर केसेस, यानी कि इसके अलावा यदि कोई केस होता है, इन दोनों के अलावा यदि कोई केस बस होगा तो उसमें जो पाथ होगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला ही बनेगा। ठीक है जी। तो आप लोग पता होना चाहिए कांस्टेंट फोर्स में दो ही पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होंगे तो बनेगा। और पैराबोला कब बनेगा? बाकी सब केसेस में, जैसे कि अपने देखा कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर था तब क्या बन रहा था? पैराबोला पाथ बन रहा था। इट मींस वो क्या नहीं थे? सेम डायरेक्शन में, यानी कि सेम पाथ में, यानी कि जो सेम था वो नहीं था उनमें। वेलोसिटी जिस तरफ थी उस तरफ एक्सेलरेशन नहीं था। ठीक है जी। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं, मान लीजिए भाई यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या दे रखा है आप लोगों को? एक फोर्स दे रखा है, फोर्स कुछ इस प्रकार दे रखा है 5i कैप प्लस 10j कैप। इस प्रकार आपको फोर्स दे रखा है, एक बॉडी है उसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, और आपको उस बॉडी की वेलोसिटी दे रखी है। भाई उस बॉडी क्या दे रखी है? वेलोसिटी दे रखी है, और बॉडी की वेलोसिटी आपको कुछ इस प्रकार दे रखी है, क्या भाई? i कैप प्लस j कैप। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है? u। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है भाई? i कैप प्लस j कैप दे रखी है, और फोर्स क्या दे रखा है? 5i कैप प्लस 10j कैप। आपको बताना है, आपको क्या बताना भाई? पाथ, कि भाई जो ये ऑब्जेक्ट होगा उसका पाथ कैसा होगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर जिस तरफ फोर्स है, भाई फोर्स की जिस तरफ डायरेक्शन होगी उस तरफ ही क्या होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये क्या होगी? एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही होगा कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है भाई? एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी? कुछ इस प्रकार ही होगी। आप लोग मान लीजिए कि मास क्या है उसका? मास मान लीजिए आप लोग बॉडी का मास मान लीजिए 2 kg था, तो आप लोग एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा। i कैप प्लस 2j कैप। आपको दिख रहा है कि फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। भाई 5i कैप प्लस 10j कैप जो वाला जो फोर्स है वो क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगी? i कैप प्लस 2j कैप आएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि जो इसका जो पाथ है, यानी कि ये क्या है? पैरेलल या पैरेलल नहीं है इसके,
भाई जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो आपस में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल का तो केस बन ही नहीं रहा। भाई पैरेलल होते तो क्या होता, आई यानी कि इसका ये वाला जो कोफिशिएंट था, ये वाला जो कोफिशिएंट था, यानी कि क्या होता है अगर पैरेलल होता तो 1/1 इज इक्वल टू क्या होता 1/, ये बराबर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे बराबर वाला केस आ ही नहीं रहा। भाई ये बराबर नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर बराबर नहीं है इट मीन्स वो क्या नहीं होगा, पैरेलल नहीं होंगे, एंटी पैरेलल नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, इट मीन्स जो पाथ होगा कैसा होगा, पैराबोला होगा। यदि आप लोग सोच रहे हो कि और कुछ होगा, स्ट्रेट लाइन वगैरह होगा, तो वो गलत है जी। ठीक है जी, तो पाथ कैसा बनेगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट था तो हमें पाथ कैसा आएगा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यानी कि वो क्या थे, अलग, यानी कि सेम नहीं है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या नहीं है भाई, एक ही उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। आप बोल सकते हो कि वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल नहीं है। ठीक है जी, एंटी पैरेलल यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट या फिर डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है जी, क्या है, डायरेक्शन कुछ अलग है। तो ऑल अदर केस अगर होता है तो क्या होगा, पाथ कैसा होगा भाई, पैराबोला होगा। ठीक है जी, आगे अपन बात करें तो समझना, देख कुछ आज अपन प्रॉब्लम करते हैं भाई। कांस्टेंट जो आपने देखा, यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ आज प्रॉब्लम कराना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखना। तो पहली प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो आपको दे रखा है, आपको बोला गया है कि एक प्रोटॉन है। भाई क्या लिया है मैंने, प्रोटॉन लिया है, एक प्रोटॉन लिया है। ठीक है जी, प्रोटॉन जो है वो क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है। किस में है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। अपन ने क्या कर दिया भाई, ई नॉट मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, समझ में आ रहा है भाई, ए नोट क्या मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लीजिए। अब यहाँ पे इसमें क्या रख दिया अपन ने, प्रोटॉन रख दिया, और आपको बोला गया कि किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। भाई किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने क्या कर दिया कि प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर दी, अपोजिट कर दी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर दी, अपोजिट कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि अपोजिट कर दी, भैया वहां पे अगर मैंने अपन ने वहां पे क्या लिखा था, A = QE/m लिखा था। ठीक है जी, वहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान रखी थी शायद, तो वहां पे E1 लिख लेना आप लोग। ठीक है जी, भाई क्या लिख रहे, अगर मैंने E1 नहीं लिखा है तो वहां पे अगर अपन ने E1 मानी थी तो वहां पे E1 लिख लेना। ठीक है जी, आगे अपन बात करें तो मैंने क्या किया, अब इसको क्या कर दिया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ थी, अब मैंने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, तब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। भाई फोर्स क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करने लगेगा। ठीक है जी, तो अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूंगा, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। भाई इस इंस्टेंट पे उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा एट दिस इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंट पे जो इसका एक्सेलरेशन होगा, जब मैंने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, वो आपको निकालनी है। तो कैसा निकालेंगे जरा देखना। आप लोगों को पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, नीचे की तरफ है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, नीचे की तरफ है। ठीक है जी, आप लोग देख सकते हो, भाई यहाँ पे देखना, इसके यहाँ पे अपन ने क्या लिया, प्रोटॉन लिया है। भाई अपन ने क्या लिया, प्रोटॉन लिया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। भाई आपको इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेनी पड़ेगी, आपको इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ेगी। भाई क्योंकि इस वाले अगर अपन नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं तो सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो शुरुआत में आप मानना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या की है, ऊपर की तरफ थी, और फिर बाद में मैंने क्या कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी, इस तरह ऐसे कर दी, रिवर्स कर दी। समझ में आ रहा है भाई, तो इस तरफ रिवर्स कर दी। तो आपको बताना है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा उस इंस्टेंट पे, कब, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, उस इंस्टेंट पे इस प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है जी, सुनना जरा। अब आप लोग देखना कि मैं आप लोग समझ सकते हो कि सर इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और धरती माता क्या लगाएगी, नीचे की तरफ mg लगाएगी। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ की है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बैलेंस भी तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और अगर मैंने इक्विलिब्रियम बोला है प्रॉब्लम में, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर Fe क्या होगा, Fe = mg के बराबर होगा। और Fe को आप लोग क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिख सकते हो, Q × E लिख सकते हो। इस वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या जाएगा, Q तो क्या है, E है।
भाई क्यू तो क्या है, प्रोटोन है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, प्रोटोन। भाई क्या लिया है, प्रोटोन। तो E इंटू बड़ा ही लिख दूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या जाएगा भाई, फोर्स इज इक्वल टू mg है, और फोर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ E इंटू बड़ा E इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैं पुट कर सकता हूँ। अब आप लोग देखना जिस वाले केस में क्या हो जाएगा भाई, नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, नीचे की तरफ धरती माता mg लगा रही है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो भी अब नीचे की तरफ हो गया। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। धरती माता mg भी नीचे की तरफ लगा रही है, ठीक है जी। तो अब नेट फोर्स कैसे लिखूंगा मैं, नेट फोर्स इस इंस्टेंट पे क्या लिखूंगा, Fe प्लस mg। भाई नेट फोर्स क्या लिखूंगा, Fe प्लस mg। और आप लोग जानते हो Fe क्या है भाई, mg के बराबर ही है। आप लोग जानते हो कि Fe क्या है, mg के बराबर ही है। तो क्या जाएगा 2mg, ठीक है जी। F क्या है, mg के बराबर ही। और इस F नॉट को क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन, इस तरीके से लिख दूंगा मैं। तो क्या जाएगा यहाँ पर, A इज इक्वल टू 2mg बाई m। तो क्या जाएगा भाई, A इज इक्वल टू 2g आ जाएगा। भाई A इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2g आ जाएगा। समझ में आता है भाई, A इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2g आ जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। पहली वाली प्रॉब्लम किसके ऊपर है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है भाई, समरूप। अगर हिंदी में बोले तो विद्युत क्षेत्र क्या है, समरूप है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है जी। तो अपन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्रॉब्लम ही कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की मैं अगर बात करूं तो सुनना जरा क्या है। मैंने क्या किया, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अपन ली थी अभी थोड़ी देर पहले। मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, E नॉट है, और चार्ज Q रख दिया, वही चार्ज Q मैंने रख दिया, ठीक है जी। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्या Q ही लगेगा, Q इंटू E नॉट लगेगा। आपको बताना है कि भाई मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। भाई सर ले जाके कर दिया, इसको रिलीज कर दिया। अगर रिलीज कर दिया तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q एट टाइम t। भाई t टाइम पर, ये t बराबर 0 पे मैंने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया। जब कोई टाइम t हो जाएगा तो आपको क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है जी। कैसे करेंगे जरा देखना। आपको पता है कि सर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और वो क्या लग रहा है, Q इंटू E नॉट लग रहा है, ठीक है जी। तो फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू E नॉट लगेगा। अपन जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू E नॉट लिख देंगे। और फोर्स को क्या लिखेंगे, इसका मास मान लीजिए भाई m, इसका मास क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। अगर उस वाले क्वेश्चन में मैंने प्रोटॉन का मास, यानी कि प्रोटॉन का मास आप लोग लिख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे m लिखा था। मैं यहाँ पे अगर मैंने नहीं लिखा था मास m प्रोटॉन का, तो आप लोग लिख लेना मास m। आप लोग वैसे जानते भी हो कि प्रोटॉन का मास क्या होता है, ठीक है जी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू Q इंटू E नॉट आ जाएगा, समझ में आता है। तो A इज इक्वल टू क्या जाएगा, A इज इक्वल टू Q E नॉट बाई m आ जाएगा। भाई आप लोगों को ये प्रॉब्लम तो करना आना चाहिए। अब आप लोगों को एक्सेलरेशन निकाल दिया आप लोगों ने कि इसका किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और आपको इनिशियली क्या है, इसको रिलीज किया है, तो आपको पता है कि u इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन आपको पता है क्या गया, Q E नॉट बाई m आ गया। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम आपको दे रखा है कितना, t दे रखा है। तो क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो। भाई v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो, तो v क्या जाएगा, u तो 0 है, a कितना है भाई, a आपने निकाल लिया Q इंटू E नॉट बाई m, और टाइम क्या है t। तो t टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी जाएगी भाई, Q E नॉट m इंटू t आ जाएगी। समझ में आता है भाई, Q E नॉट अपॉन m इंटू t आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम। आगे अपन बात करते हैं, कुछ पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। तो पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस करें तो जरा ध्यान से देखना। पेंडुलम कुछ आज बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, ये पेंडुलम की प्रॉब्लम हमें आते ही नहीं है, तो आपको एनएलएम आना चाहिए, ठीक है जी। एनएलएम का नॉलेज होना चाहिए
टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए पेंडुलम का, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों से सुनना जरा। मैंने एक पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। तो क्या किया है, ये सरल लोलक है भाई, इसमें Q चार्ज है, इसका मास m है भाई, इसका चार्ज क्या है, Q है, मास m है, और मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है कुछ इस प्रकार। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसमें मैंने लगा दी, इसे इस प्रकार मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है जी। आपको बताना है भाई, इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। मैं आपको क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है जी, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है भाई, सिंपल पेंडुलम का 2π√L/G होता है। तो इसकी लेंथ मान लेना L, इसकी लेंथ क्या मान लेना, L मान लेना, ठीक है जी। और G क्या लेंगे यहाँ पे, G इफेक्टिव लेंगे। मैं G क्या लेंगे, G इफेक्टिव। और G इफेक्टिव क्या होगा भाई, आप लोग जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा, तब क्या होगा, टेंशन, ठीक है जी भाई, टेंशन और कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम अपॉन मास कर दोगे तो आपके पास जो भी आएगा, ये ए क्या होगा भाई, ये ए क्या होता है, जी होता है। अगर अपन ग्रेविटी की बात करें, ठीक है ना भाई, ए को क्या जाएगा, जी इफेक्टिव। भाई इस वाले केस में बात करें तो एक जगह क्या लिख सकता हूं मैं, जी इफेक्टिव। अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन मास। तो देखना है यहाँ पर अपन कैसे करेंगे। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ होगी, धरती माता नीचे mg लगा रही होगी, और साथ ही साथ नीचे क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा QE0। तो टेंशन किसके बराबर भाई, एफ नेट क्या होगा, QE0 प्लस mg। भाई ये लिखोगे आप लोग, ये क्या है, एफ नेट है भाई, ये क्या है, एफ नेट है। आपको पता है टेंशन एट इक्विलिब्रियम अपन ने लिख दी, ठीक है जी। अब क्या होगा, अपॉन मास से इसको डिवाइड कर दो, तो आप इसको मास से डिवाइड कर दोगे। आपको क्या चाहिए, जी इफेक्टिव चाहिए। तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए आप करोगे T/m कर दोगे, तो क्या जाएगा, QE0 अपॉन बाई m प्लस जी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप क्या कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√L अपॉन, आप लोग देख सकते हैं QE0 बाई m प्लस जी। इस तरीके से अपन क्या लिख देंगे भाई, टाइम पीरियड लिख देंगे। समझ में आ रहा है अभी। तो इस तरीके से अपन टाइम पीरियड लिख देंगे। आगे अपन बात करें तो देखना जरा, कुछ सिंपल पेंडुलम का इसी प्रकार से एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं, पेंडुलम से रिलेटेड ही। तो क्या होगा जरा ध्यान से देखना भाई। अब प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है, देखें यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, ये पेंडुलम क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, चार्ज Q है, मास m है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किस कैसे है, ऐसे। समझ में आ रहा है। और E0 इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे। आपको वही निकालना है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है भाई। टेंशन नहीं है T, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। तो देखना कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या लगेगा, इधर लगेगा QE0 लगेगा, धरती माता नीचे mg लगाएगी भाई। यही दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर भाई, जो एक्सटर्नल जो भी फोर्स लग रहा है, एक तो धरती माता mg लगा रही है और एक QE0 लग रहा है। समझ में आ रहा है। अपन क्या करेंगे भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे भाई। नेट फोर्स क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा, इधर आएगा। तो नेट फोर्स एफ नेट इधर कुछ आएगा, और एफ नेट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, एफ नेट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, QE0 का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर कर दोगे। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ नेट, ये क्या है, एफ नेट जो भी लिखा अपन इक्विलिब्रियम पे लिखा है, इसको क्या कर देंगे, इसको अपन m से डिवाइड कर देंगे। इस एफ नेट को यदि अपन m से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास, जी इफेक्टिव हो जाएगा भाई। एफ नेट को यदि अपन m से डिवाइड कर देंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा, q यानी कि जी इफेक्टिव हो जाएगा, और उसी की अपने को आवश्यकता होती है। इसकी लेंथ मान लेना भैया,
ठीक है जी। तो आगे अपन बात करें तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव कुछ इस प्रकार आ जाएगा, अंडर रूट, आप लोग अगर m को अंदर कर दोगे, अगर आप लोग m को अंदर कर दोगे तो आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, अगर आप लोग m को अंदर कर दोगे तो आप लोग क्या लिखोगे, क्यू ई नोट बाई एम का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इस तरीके से लिखोगे भाई। अगर m अंदर चला जाएगा अंडर रूट के तो अपन क्या लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, तो जी इफेक्टिव कुछ इस प्रकार आ जाएगा। और आप टाइम पीरियड क्या लिख सकते हो, आप लोग टाइम पीरियड लिख दोगे 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव क्या भाई, रूट क्यू ई बाई रूट क्यू ई नोट, रूट क्यू ई नोट बाई एम का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, भैया आ जाएगा आपके पास। यही क्या है, जी इफेक्टिव है, समझ में आता है भाई। आपको क्या लिखना था, जी इफेक्टिव निकालने के लिए भाई फोर्स टेंशन निकालना था, फोर्स निकालना था इक्विलिब्रियम पे, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, यानी कि आप बोल सकते हो टेंशन निकालना था आपको क्या इक्विलिब्रियम पे, एंड अपॉन क्या कर देना है, मास कर दोगे तो क्या जाएगा आपके पास, जी इफेक्टिव आ जाएगा। समझ में आता है भाई। तो आगे अपन बात करें तो जरा देखना आगे किस प्रकार क्या होगा, आगे देखना और प्रॉब्लम्स करते हैं कुछ आप। वैसे अपन देखें तो प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारी, अपन ने 4 प्रॉब्लम कर ली, और 4 प्रॉब्लम इसी टाइप के यहाँ पे प्रॉब्लम्स बनती भी हैं, ठीक है जी। आपको पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, और आपसे जो मैंने इससे पहले वाले जो 2 प्रॉब्लम्स कराई थी वैसे कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है, ठीक है जी। आगे अपन बात करें तो आगे अपन बात करें तो सुनना जरा मेरी बात। आपको अब अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डाल लेना भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी, अब आपको 11th क्लास में जो अपन ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था उसका कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो आप लोग थोड़ा बेसिक सी चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ कर लेता हूं। यदि आपके पास वर्क पावर एनर्जी के नोट्स वगैरह आपने बना रखे हैं तो उसको पढ़िए, उसके बाद फिर आगे देखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। वैसे मैं आप लोगों को बेसिकली डिस्कस कर देता हूँ। देखो अपन ने देखा था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते थे भाई, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते थे, अपन ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े थे। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स हुआ करते थे जो वर्क डन पर, यानी कि जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते थे भाई। कंजर्वेटिव फोर्स वो हुआ करते थे जो पाथ पर डिपेंड नहीं किया करते थे। इसी तरीके से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो हुआ करते थे जो पाथ पर डिपेंड करते थे। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो अपन जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, अपन जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे 11th क्लास में, वो उन्हीं के लिए निकालते थे, किन फोर्सेस के लिए निकालते थे, जो कंजर्वेटिव टाइप के होते थे, यानी कि जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता था। समझ में आ रहा है। तो जो भी अपन वर्क डन निकालते थे, जो भी अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, वो उन सब के लिए निकालते थे, उन सब फोर्सेस के लिए निकालते थे जहां पे वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स होना चाहिए। अगर कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स होता था, वहीं पे अपन क्या निकाला करते थे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि वहां पे अपन क्या निकाला करते थे, पोटेंशियल एनर्जी निकाला करते थे। और अपन ने ये वाला कंसेप्ट भी सीखा था। क्या सीखा था भाई, अपन ने ये भी सीखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, भाई चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होता था वो क्या होता था, माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हुआ करता था। भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा करते थे अपन, माइनस टाइम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिखा करते थे। और अपन इसको और सोल्व कर लिया करते थे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल भी लिख दिया करते थे। और क्या जाया करता था, इस तरीके से लिख दिया करते थे भाई। और इसको अपन माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल को अपन इज इक्वल टू लिख दिया करते थे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिख दिया करते थे। इतना आपको पता होना जरूरी है, ठीक है जी। यानी कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिख सकते हैं अपन, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जो भी वर्क डन निकालते हैं, यानी कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाली है वो किसके लिए निकाली है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही निकाली है। और कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पथ पर निर्भर नहीं करते, पाथ पर निर्भर नहीं करते। यानी कि वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है,
ठीक है जी। इसी प्रकार से अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं वो भी अपन ने देखा कि वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसके लिए भी अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ सकते हैं। तब कैसे देखो ना जरा, कैसे पढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पर, तो अपन किसके लिए पढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है जी। अब देखना कैसे क्या ड्रामा होगा। मैंने क्या किया भाई, दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2। मैंने दो चार्ज ले लिए Q1 और Q2, समझ में आता है भाई। मैंने दो चार्ज लिए Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी R1। भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, R1 मान ली। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R1 है। अब मैंने क्या किया, इस Q2 को उठाया, Q1 को तो मैंने फिक्स कर दिया, और Q2 को उठाया और R2 डिस्टेंस पे ले गया। भाई Q2 को उठा क्या कर दिया, R2 डिस्टेंस के ऊपर ले गया। ठीक है जी। तो क्या होगा, आपको निकालना है कि सिस्टम में जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, भाई यहां पे भी कुछ ना कुछ इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। समझ में आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, आपको बताना है कि Q2 से Q यानी कि R1 से R2 तक ले जाने में, भाई R1 से R2 तक ले जाने में जो कार्य होगा, वो भाई जो कार्य होगा कुछ ना कुछ, भाई अपने आप यहाँ क्या होगा, ये इसकी वजह से Q1 की वजह से Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा। आपको समझ में आता है सर कि Q1 की वजह से Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, इधर भागेगा, तो कुछ ना कुछ भागेगा, तो वर्क डन भी होगा, और वो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई वो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने को निकालना है कि सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा, कहां से कहां तक, R1 से R2 के बीच में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, वो अपने को निकालना है। ठीक है जी। तो आप लोगों को ये भी आइडिया होना चाहिए कि अपन ने देखो वहां पे क्या किया था, अपन ने कुछ किया था कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, भाई मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि ये जो मेरे पास जो रखा हुआ है, चौक जो रखा हुआ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है जी। अब मैं अगर तो इसको h हाइट के ऊपर ले गया, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आ जाएगी भाई, mgh आ जाएगी। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैं h हाइट के ऊपर ले जा रहा हूँ, वो mgh तब लिख पा रहा हूँ जब मैंने यहाँ पे क्या मानी है, ये रेफरेंस फ्रेम माना है, और ये रेफरेंस फ्रेम क्या माना है, 0 मानी है। अगर मैंने कि आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ रेफरेंस फ्रेम माननी पड़ती है। यदि आपने रेफरेंस फ्रेम पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है, 0 मानी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 मानी है, तब बोल सकते हो कि सर h हाइट पे अगर आप लेके जाओगे तो यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, कितनी स्टोर हो जाएगी, mgh हो जाएगी। लेकिन यदि मान लो मैंने यहाँ पे क्या मान ली, 6gh मान ली, भाई रेफरेंस फ्रेम पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी 6gh मान ली, तो क्या हो जाएगा, h हाइट पे लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा, 7gh हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कि अपने को रेफरेंस फ्रेम पे कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, और अपन अपनी सुविधा के लिए रेफरेंस फ्रेम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया करते थे, 0 मान लिया करते थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता आंसर में। ठीक है जी। भाई सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी में जो परिवर्तन आ रहा हो तो कितने का आ रहा है, mgh का आ रहा है। अब आप रेफरेंस फ्रेम पे क्या मानते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है, और अपन अपनी सुविधा के लिए क्या मान लिया करते थे, भाई 0 मान लिया करते थे, क्योंकि उन सब चीजों का यहाँ पे भी यूज होने वाला है। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से R1 से R2 तक लेके गया, R1 से R2 तक ये गया, भाई Q1 चार्ज क्या गया, ये जो Q2 वाला चार्ज है R1 से R2 तक गया। ठीक है जी। तो ये R1 से R2 तक जाने में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे, भाई इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन, यानी कि वर्क डन हुआ होगा Q1 की वजह से। तो जो वर्क डन हुआ है वो क्या होगा, एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हुआ होगा। ठीक है जी। तो अपन कैसे निकालेंगे, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। भाई आप लोगों को पता है कि सर यहाँ पे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग होगा, अगर यहाँ पे होगा तो अलग होगा, यहाँ पे होगा तो अलग होगा, यहाँ पे होगा तो अलग होगा। यानी कि हर जगह पे, हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। यानी कि इसको आसानी से तो अपन कर नहीं सकते, इसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का यूज होगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, कि भाई x पर जाकर x पे गया, x पॉइंट पे ले गए इस Q2 चार्ज को, और इसके ऊपर क्या लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा। समझ में आ रहा है। x पे जाके इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूंगा तो क्या आएगा, फोर्स क्या आएगा भाई, K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। और डायरेक्शन किस तरफ होगी भाई, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। और x पे जाके अगर मैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूं भाई, x पे जाके छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा भाई, इस तरफ ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल में किस तरफ हो रहा है, इस तरफ ही हो रहा है, समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस तरफ ही लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, x पे जाके dx क्या है, बहुत छोटा सा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा दिया तो उसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन देखें तो मैंने क्या किया, आपको पता है कि डेल्टा यू क्या होता है भाई, डेल्टा यू क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और डेल्टा यू को अपन लिखेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या लिखेंगे, एफ डॉट, भाई वर्क डन कैसे लिखते हैं, एफ डॉट डीएक्स, भाई एफ डॉट एस भी लिख देते हैं, एफ डॉट डीएक्स लिख देंगे यहाँ पे अपन, क्योंकि यहाँ पे अपन छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लेंगे अपन, भाई यहाँ पे जो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर तो समझ में आ रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं, डी यू इज इक्वल टू एफ, क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू कोस 0 डिग्री। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, फोर्स भी इस तरफ ही लग रहा है, तो कोस क्या जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अपन क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे, भाई इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या जाएगा, भाई आप इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है जी। इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे अपन लिखेंगे क्या, u, इसको सोल्व करोगे तो u इनिशियल माइनस u फाइनल लिख दे रहा हूं। अगर मैं u इनिशियल माइनस u फाइनल लिखूंगा तो फिर यहां पे माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर भाई यहाँ पे u इनिशियल, अगर आप चाहो तो इसको माइनस लगा दो यहाँ पे, d इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस आप लोग लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन यहाँ पे अगर आप u इनिशियल माइनस u फाइनल लिख रहे हो, अगर आप माइनस लगा रहे हो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल आएगा, समझ में आ रहा है। तब क्या करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दोगे, कहां से कहां तक करोगे, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे भाई, R1 से R2 कर दोगे, R1 से R2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, u इनिशियल से u फाइनल आप लोग लिख दोगे, और यहाँ पे माइनस भी लगा दो, ठीक है जी। मैं पहले लिखा डी यू इक्वल क्या था, माइनस डी डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है जी। आगे अपन सोल्व कर लेते हैं, आगे अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल आएगा। भाई डी यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, और माइनस को अपन बाहर ले लेते हैं। इसको आप लोग सोल्व करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। भाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और के Q1 Q2 को तो अपन बाहर ले लेंगे, भाई माइनस के Q1 Q2 को तो अपन बाहर ले लेंगे, और माइनस 1 अपॉन एक्स बच जाएगा, समझ में आता है भाई। और लिमिट कहां से आता लगाएंगे, R1 से R2 तक अपन लिमिट पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, आप इस वाले माइनस को बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, के Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, इस प्रकार कुछ आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, के Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 आ जाएगा। तो भाई u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या जाएगा, के Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 आ जाएगा, ठीक है जी। भाई अपन ने ये वाला फॉर्मूला इधर यूज कर लिया, भाई डेल्टा u इज इक्वल क्या होता है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो यहाँ पे भी आप लोग माइनस लगा देना। अगर आप माइनस तब नहीं लगाओगे जब आप इस डेल्टा यू का लिख दोगे, u इनिशियल माइनस u फाइनल अगर आप लिखते हो तो आप माइनस मत लगाओ, लेकिन अगर आप यहाँ पे u इनिशियल माइनस u फाइनल नहीं लिखते तो यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है जी। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे भी क्या जाएगा, इस तरीके से आप लोग भाई डी वर्क डन का लिख दिया अपन ने, एफ डॉट डी एच लिख देंगे, और इस तरीके से माइनस तो बाहर आ ही जाएगा। तो इसको सोल्व कर लिया अपन ने आगे, तो क्या आ गया, u फाइनल माइनस u इनिशियल इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखना है यहाँ पर, अब आप लोग देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। भाई क्या किया अपने को, R2 पे क्या निकालना है, भाई आपको दिख रहा है कि u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या आ गया, के Q1 Q2। इसको अपन और सिंप्लीफाई वे में लिख लें तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, और सिंप्लीफाई वे में लिखे तो क्या लिख दूंगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1, ठीक है जी। इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, अब मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ भाई, इफ R2
इफ भाई मैंने आप लोगों को बोला कि यदि आपको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, भाई ये तो क्या आ गया, परिवर्तन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। लेकिन यदि मैं आप लोगों को बोलूं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो आपको कहां पे, कहीं ना कहीं पे क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। मैंने क्या मानना है, मुझे जीरो मानना है, तो मैंने क्या कर दिया, इफ R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाई R2 को मैं अगर इन्फिनिटी ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, U फाइनल क्या जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा। भाई R2 का मैं इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा तो U फाइनल क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। और मैं क्या ले सकता हूं, माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन R1 लिख सकता हूं। और जो ये क्या जाएगा, यानी कि U इनिशियल, U या फिर U इनिशियल बोलो या फिर U एट डिस्टेंस R1। भाई पोटेंशियल जो ये सिस्टम था, जो R1 डिस्टेंस पे जो सिस्टम था, इसमें पोटेंशियल क्या एनर्जी कितनी जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन R1। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो भाई। यानी कि यदि कोई चार्ज Q1 और Q2 को चार्ज है जो कि R1 डिस्टेंस पे यदि रखे हुए हैं तो उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन R1। आप लोग इसको एक बार और समझ लीजिए। भाई मैंने क्या किया, Q1 और Q2 ये चार्जेस रखे हुए थे, भाई Q2 को क्या ले गया, भाई Q2 कहां से कहां तक गया, R1 से R2 तक गया, R1 से R2 गया। तो आपको निकालना था कि R1 से R2 तक जाने में जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में जो परिवर्तन आएगा, भाई सिस्टम में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, भाई सिस्टम में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई यहां पे अगर ये रखा हुआ था, भाई ये एक तरीके से सिस्टम हो गया, R1 डिस्टेंस पे था तो मान लिया इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल थी, समझ में आ रहा है। और फिर बाद में ये यहां पे चला जाएगा, जब ये यहां पे चला जाएगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो यू फाइनल मान ली, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे अपन ने क्या किया कि जो ये जो आई है क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन आया है, भाई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन कितनी आई है, ये आई है, ठीक है जी। अब वो निकाली कैसी है वो अपन एक बार वापस से देख लेते हैं। क्या किया मैंने, क्या आपको बताया कि सर फोर्स तो क्या होगा, जैसे आप इस Q2 इधर की तरफ जाएगा, इससे दूर जाएगा Q1 से, तो क्या होगा, इसकी फोर्स वेरी करेगा, फोर्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो मैंने क्या किया, किसी पार्टिकुलर x डिस्टेंस पे जाके क्या लिख दिया, फोर्स लिख दिया, जो क्या जाएगा के Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर आएगा और डायरेक्शन कुछ इस प्रकार आएगी, ठीक है जी। और अपन जानते हैं कि डेल्टा यू क्या होता है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है जी। आप छोटा सा अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन निकालना है, डी निकालना है, तो क्या लिखोगे, माइनस एफ डॉट डी एक्स लिख दोगे, भाई माइनस एफ डॉट डी एक्स लिख दोगे। और आपको क्या निकालना है, आप इसको थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, भाई डी यू निकालना है तो माइनस डी डब्ल्यू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या कर दिया, अब आपको ये निकालने, डी डब्ल्यू कैसे लिखोगे, एफ डॉट डी एक्स वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू आपको लिखना, छोटा सा वर्कडन निकालना है छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में यदि आपको वर्कडन निकालना है तो डी डब्ल्यू से लिखोगे, तो एफ डॉट डी एक्स लिख दिया। और एफ क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर ये होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी एक्स है, और दोनों के डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, कोस जीरो हो जाएगा। भाई डॉट प्रोडक्ट करना आता है, भाई एफ डॉट डी एक्स क्या है, एक तरह से डॉट प्रोडक्ट है, तो कर दिया वो अपन ने। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक कितना परिवर्तन आया, Q1 से लेके Q2 तक जाने में, यानी कि R1 से लेके R2 तक जाने में कितना परिवर्तन आया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो U इनिशियल से U फाइनल इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल हो जाएगा, और माइनस तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। और R1 से R2 इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या हो गया भाई, इस माइनस को बाहर ले लिया तो आपको देख रहे हो क्या जाएगा, 1/R2 माइनस 1/R1 आ जाएगा। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इस प्रकार आ गया। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि अपने को रिफरेंस, अगर आपको किसी एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मैं यहाँ पे क्या इसमें तो सिस्टम में परिवर्तन जो हुआ है वो आ गया आपके पास। यदि आपको R1 डिस्टेंस, यानी कि R1 जो सिस्टम था, ये जो R1 जो डिस्टेंस था Q1 Q2 के बीच में, अगर इस सिस्टम में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल एनर्जी को कुछ ना कुछ रेफरेंस फ्रेम पे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, R2 क्या ले गया, इन्फिनिटी ले गया, क्योंकि मुझे पता है जैसे R2 इन्फिनिटी हो जाएगा तो U फाइनल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, U फाइनल को जीरो कर दिया, इसको क्या कर दिया, इन्फिनिटी रख दिया, तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या आ गया, U इनिशियल आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R1 आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R1 आ जाएगा। और ये U इनिशियल क्या है भाई, जब Q1 और Q2 किस डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे है, तब अपन ने ये निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस यदि कोई सिस्टम, यदि कोई, अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ने क्या सीखा भाई, अपन ने ये सीख लिया,
अपन ने ये सीख लिया कि यदि कोई चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस r है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आएगा भाई, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, ठीक है जी, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अगर r इनके बीच का डिस्टेंस है तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, k Q1 Q2 अपॉन r आ जाएगी भाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी, क्या जाएगी, k Q1 Q2 अपॉन r आ जाएगी। अब अपन ने जो सीखा, जो अपन ने अभी ये सीखा, उसको और दूसरे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को उस चीज को और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो, जो अपन ने अभी ड्रामा किया था उसको किस तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ सब कुछ खाली था, यानी खाली मतलब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं थे, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं था, ठीक है जी, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ नहीं थी, धरती माता को छोड़ दी तो उसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने क्या किया, एक Q1 चार्ज लेके आया, तो इस Q1 चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो Q1 चार्ज को लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए मुझे कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से, भाई एक चार्ज कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। अब जैसे जैसे मैं उस चार्ज को पास लेके आऊंगा, जैसे जैसे मैं उस चार्ज को पास लेके आऊंगा Q1 के, तो आप लोग समझ सकते हो कि सर जैसे जैसे आप पास लेके आओगे तो क्या होगा, Q1 की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसके ऊपर, और जैसे जैसे पास लेके आओगे वो रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी कि आपको उसको इस Q1 के पास लाने के लिए आपको उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप क्या होगा, क्या कर पाओगे, उसको आगे की तरफ यानी Q1 के पास ला पाओगे। यानी कि मुझे कुछ ना कुछ उस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस Q1 के पास लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा Q2 के ऊपर। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, ठीक है जी, मैं कहां से Q2 चार्ज कहां से लेके आ रहा हूं, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, और लाता लाता जैसे मैं यहाँ पे Q1 के पास इधर लेके आया Q2 को, ठीक है जी, तो क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इधर, और मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी मैं इसको इस तरफ आगे की तरफ बढ़ा पाऊंगा। और कितना, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतना मुझे अप्रोक्सीमेटली उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। और मैं काफी धीरे धीरे, यानी कि इस सिस्टम को काफी क्या कर रहा हूँ, स्लोली स्लोली लेके जा रहा हूँ भाई, इस Q2 चार्ज को क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल काफी स्लोली स्लोली लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है, जैसे मैं इन्फिनिटी से इसके पास लेके जाऊंगा Q1 के पास, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इस Q1 Q2 को के बीच में मान लिया मैं यहाँ पे लेके आ गया इसको x डिस्टेंस पे लेके आ गया, इट मीन्स Q2 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से Q1 चार्ज के पास लेके आ गया, और अब वो चार्ज कहाँ है, Q2 जो चार्ज है वो Q1 से अब x डिस्टेंस पे है। तो x डिस्टेंस तक लाने के लिए Q2 चार्ज को मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कार्य यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट में Q2 वाले चार्ज पर, ठीक है जी। अगर फोर्स लगाना पड़ा इट मींस मैंने कुछ ना कुछ कार्य किया। अब मैंने जो Q2 चार्ज के ऊपर जो कार्य किया वही क्या हो गया, इस वाले सिस्टम, ये जो सिस्टम जो बन गया, इस सिस्टम में क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। मैं क्या बोल सकता हूं भाई, जो कार्य जो किया वो वेस्ट थोड़ी ना हो गया, वो कहां चला गया, इस सिस्टम में स्टोर्ड हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आया भाई, वो क्या हो गया। आप लोग इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी क्यों, कि भाई किसी एक आवेश को इंफिनिटी से दूसरे आवेश तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को, भाई जो कार्य करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को, वही क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है भाई, वो क्या उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को इस वे में डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है भाई। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे कि जो फोर्स जो लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और कितना है भाई, k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर है, ठीक है जी। तो आप लोग देखो, आप लोगों से क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि बताओ भाई, आपको ये नहीं पूछा जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं पूछा जाएगा, आपको ये भी पूछा जा सकता है बताओ भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ। तो फिर क्या होता है कि बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो कैसे कंफ्यूज नहीं होना उससे। भाई आपको पूछा जाए कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, माइनस टाइम होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। भाई समझ में आ रहा है, भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, आपको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लग रहा है और कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स क्या लग रहा है वो क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, वो इस तरफ लग रहा है। तो मेरी जो डायरेक्शन है क्या इसके ऑपोजिट में है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स लगाएंगे आप क्या करो, कंजर्वेटिव फोर्स लगा दो, निकाल लो, उसके आगे माइनस लगा दो, वो क्या जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा विथ माइनस साइन। ठीक है जी, और इज इक्वल टू क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2, यहाँ पे क्या x है तो x लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, इस तरीके से आपको आना चाहिए। यदि आपने यानी कि आप क्या निकाले, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लिए हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, किसके लिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए। ठीक है जी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो वर्क डन बाय, आपको ये याद रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, के Q1 Q2 अपॉन x लिख देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम के बीच की दूरी क्या x है, यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है जी, तो आपको समझ में आना चाहिए। आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आप लोग क्या करोगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लोगे, और आपसे एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा गया तो क्या कर दोगे, माइनस लगा दोगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के आगे, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपन ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और आप लोग ये भी याद रखना, जो Q1 Q2 जो रखेंगे वो क्या रखेंगे भाई, यहाँ पर साइन के साथ रखेंगे। यहाँ पे जो क्या आएंगे, Q1 Q2 क्या आएंगे, साइन के साथ, साइन के। ठीक है जी, आगे अपन बात करें तो सुनना। अब आप लोगों से कुछ साथ एग्जांपल लेना चाह रहा हूं इससे रिलेटेड। अब मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज लेके आया, Q1 चार्ज लेके आया, Q चार्ज लेके आया भाई। ठीक है जी, तो Q चार्ज लेके आ गया, यहां पे मैंने रख दिया भाई, Q चार्ज लेके आया। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि Q चार्ज लाने को मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस Q चार्ज को लाने के लिए जो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि Q चार्ज तो यहाँ पे रखा हुआ ही है, Q चार्ज तो यहाँ पे फिक्स है ही। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और Q चार्ज लेके आ गया, एक और मैं Q चार्ज लेके आ गया और उसको मैं x डिस्टेंस पे लाके रख दिया, या फिर आप लोग मान लीजिए a डिस्टेंस पे मैं लाके रख दिया। तो क्या होगा भाई, अब इसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी, सिस्टम में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी अब आ जाएगी। इस Q1 वाले अब क्या लिखेंगे अपन, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2, इसमें क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो अपन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2 ड्यू टू, भाई इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, तो क्या आएगा भाई अपने पास आंसर, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगी। वो क्या आएगी, इसको लाने में तो अपने को कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा था, इसको लाने के लिए कार्य करना पड़ा, वो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, और वो कितनी होगी, के क्यू अपॉन ए हो जाएगी, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने क्या किया, एक और क्यू चार्ज लेके आ गया, समझ में आता अभी, एक क्यू चार्ज लेके आया, अब फिर मैं दूसरा एक और क्यू चार्ज लेके आ गया। अब आपको पता है कि जो यू नेट आपको निकालना है, तो इस वाले क्यू चार्ज को लाने के लिए मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगी। ठीक है जी, अब मैं आपको बात करूं, ये फर्स्ट वाले को लाने के लिए मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा था, दूसरे वाले को लाने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, तो लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2 ड्यू टू 1 आएगी, इस वाले चार्ज की वजह से आएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और तीसरा चार्ज लेके आ गया भाई, एक और भाई क्यू चार्ज ही मान लो ना, एक और तीसरा चार्ज लेके आ गया। तो एक और तीसरा चार्ज अगर मैं अब लेके आऊंगा तो उसमें जो अपने को वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके
अलोंग करना पड़ेगा, तो किसके विपरीत में करना पड़ेगा, इस वाले के और इस वाले के। तो अब जो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसकी किसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से आएगी, क्योंकि दो चार्ज ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल थे। तो अब क्या लिखूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन 3 ड्यू टू 2। ठीक है जी। और ये सारे मान लिए भाई कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ए डिस्टेंस पे रख दिए मैंने। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे भाई, यूनिट आप लिखोगे 0। तो इसको लाने के लिए कोई कार्य करना, एनर्जी कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा था। इसके लिए क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। इसके लिए भी क्या लिखोगे, इसकी वजह से क्या होगा भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और इसकी वजह से भी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो कितना जाएगा, 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा भाई, 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। अब आप लोग देखना, आगे बढ़ते हैं अपन भाई। ऐसे अपन अब क्या कर रहे हैं, अपन अपनी कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अपन यहाँ पे कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगा रहे, अपन सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई इसको लेके आए तो कुछ भी अपने को कार्य नहीं करना पड़ रहा था, इसको लेके आए तो इसकी विरोध में इसके अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, ये फोर्स लगाया अपने ऊपर तो इसके अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अपोज करना पड़ेगा। ये अपने को अपोज कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को उसको विपरीत में कार्य करना पड़ेगा, अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को कार्य करना पड़ेगा, जैसा कि अपन ने भी समझा। तो इसको लाने के लिए अपने को कार्य करना पड़ेगा, और किसके विपरीत में करना, किसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि इस ये है इसकी वजह से करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2 आएगा, किसकी वजह से आएगा, 1 की वजह से आएगा। जब अपन इन दोनों को लेके आ गया है और फिर मैं तीसरा लेके आ रहा हूं, तो फिर इन दोनों की वजह से क्या आएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 3 ड्यू टू 1 और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन 3 ड्यू टू 2। इसी तरीके से यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर है, यदि क्यू चार्ज ले लिया मैंने स्क्वायर के ऊपर, अब क्या है, साइड ए भाई, स्क्वायर है तो साइड ए। ठीक है जी। अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। आप लोग कैसे लिखोगे भाई, सर पहले कोई सा भी चार्ज नहीं था, हम फर्स्ट वाले को लेके आए तो क्या था भाई, उसके लिए अपन बोल सकते हैं कोई भी यहाँ पे एनर्जी नहीं आएगी। जब अपन सेकंड वाले को लेके आएंगे, क्योंकि पहला वाला ही प्रेजेंट था, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी 2 ड्यू टू 1। फिर अपन अगर तीसरे को लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन 3 ड्यू टू 2। फिर 3 लेके आ गए, फिर उसके बाद फोर्थ वाला लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 4 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन 4 ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन 4 ड्यू टू 3। ठीक है जी। यहां पे अपन ने क्या लिखा था, सिर्फ इतना सा लिखा था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे देखना जरा, नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी सिस्टम में, भाई अपन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, समझ रहा है। सिस्टम के निकालने के लिए अपन 2 की निकाली, 3 की निकाली, 4 की निकाली, और पहले की तो 0 होगी, सबकी निकाल के जोड़ देंगे। भाई पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, आपको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्शन वायरेक्शन कर लेंगे, तो डायरेक्शन का तो लोचा है ही नहीं, अपन सबकी क्या करेंगे, अलग अलग पोटेंशियल निकाल देंगे और सबकी जोड़ देंगे, तो सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सुनना जरा, तो कैसे लिखेंगे इसको, आप लोग बताइए क्या जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। भाई U21 जो आएगा ये क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से U31 क्या आएगा भाई, तो √2 हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। और ये क्या आएगा, U32 कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और U41 क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और U42 क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। और ये क्या आएगा भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 2 3 4, तो यूनिट क्या लिखोगे, इस वाले के लिए यूनिट लिखोगे क्या, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या जाएगा भाई, ये प्लस ये, तो क्या जाएगा 2 टाइम ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। और √2 से आप लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। ऊपर नीचे का √2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट क्या जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर। भाई आप लोग इसको और सोल्व कर लो, तो क्या जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा, और क्या बच जाएगा, 4 प्लस √2 बच जाएगा।
तो क्या बच जाएगा 4 प्लस √2 बच जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जब अपने दो सिस्टम थे तो यू क्या आ रहा था भाई KQ स्क्वायर अपॉन ए आ रहा था, यानी कि एक ही टर्म थी। जब अपन ने तीन सिस्टम यानी कि तीन चार्जेस ले लिए, सेम चार्जेस लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कितनी टर्म आ रही है, 3 टर्म आ रही है भाई। यहाँ पे एक था तो कितनी टर्म आ रही है, 2 थे तो 1 टर्म आ रही थी, 3 थे तो कितनी टर्म आ रही है, यहाँ पे 3 टर्म आ रही है। अब 4 हो गए तो कितनी टर्म आ रही है, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। तो 2 पे कितनी टर्म आ रही थी, 1 टर्म आ रही थी, 3 पे कितनी आ रही थी 3, और 4 पे कितनी आ रही है भाई 6 टर्म आ रही है। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा आइडिया हो तो जरा ध्यान से सुनना बात। भाई बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम नहीं, कॉम्बिनेशन का आइडिया हो, किसका भाई, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन क्या होता है, NC2। अगर NC2 की बात करें तो NC2 का मतलब क्या होता है भाई, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। जो बच्चे मैथ्स के होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, n फैक्टोरियल इसको सोल्व करें तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिखूंगा, n को ऊपर लिख दूंगा n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। आप लोग पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसे चलता जाता है जब तक फाइनल क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, और नीचे क्या बच जाएगा, n-2 फैक्टोरियल लिख, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा, NC2 मतलब क्या होगा भाई, n इंटू n-1 अपॉन 2, और 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 जो कि 2 हो जाएगा। तो n इंटू n-1 अपॉन 2। अब आप लोग देखो यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखो, अगर आप n का वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है जी, अगर आप n का वैल्यू क्या रख दोगे, n का वैल्यू आप यहाँ पे 1 ना रख के 2 रखो भाई। यहाँ पे n का वैल्यू अपन 2 रखते हैं क्योंकि अपने यहाँ पे 2 चार्जेस लिए थे, तो 2 रखोगे तो देखो क्या आएगा, 2 इफ n इज इक्वल टू 2। भाई अगर यहाँ पे मैं इफ n इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि जो 2C2 का जो वैल्यू आएगा, जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, इफ n इज इक्वल टू मैंने 2 लिया है तो आप लोग जरा ध्यान से देखना कि अब क्या होगा ड्रामा, कि n को मैंने 2 ले लिया तो 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी। अब इफ n इज इक्वल टू 3 रखा तो 3 रखो, 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या आएगा भाई 3 आ जाएगा आंसर। अगर आप n को 4 रख देंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या आएगा, देखना यहाँ पे 3 इंटू 2 बच जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो अपन जो उसमें ड्रामा देख रहे थे, 2 चार्जेस के लिए टर्म कितनी थी, 1 थी, 3 चार्जेस के लिए टर्म कितनी थी, 3 थी, 4 चार्जेस के लिए टर्म कितनी थी, 6 थी। ये क्या हो रहा है, ये इससे भी अपन निकाल सकते हैं टर्म, तो भाई NC2 से भी अपन टर्म निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें भी n की जगह 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर ड्रामा वैसा ही हो रहा है जैसे उन चार्जेस के साथ हो रहा था। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर आपको टर्म निकालनी हो कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी में कितनी टर्म आएंगी, भाई नंबर ऑफ टर्म इन पोटेंशियल एनर्जी, नंबर ऑफ टर्म आपको निकालनी हो, नंबर ऑफ टर्म यदि आपको इन प्रॉब्लम्स में निकालनी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया गया हो उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो आप किससे निकाल सकते हो, NC2 से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना बच्चों, अपन ने जो 3 वाला जो प्रॉब्लम लिया था इसमें एक बार ध्यान से देखना, Q मैंने चार्ज लिया, ये A लिया, ये फर्स्ट लिया था, ये सेकंड लिया था, ये थर्ड लिया था, और मैंने U नेट लिखा था क्या, U21 प्लस U32 प्लस U31 ऐसे लिखा था। अब सुनना जरा मैं क्या कर रहा हूं, मैं U जो था उसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, U21, इसको 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो क्या होगा, 2 टाइम ऑफ U21 प्लस 2 टाइम ऑफ U32 प्लस 2 टाइम ऑफ U31 हो जाएगा, अपॉन 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। समझ में आता है? अब देखना जरा, मैं इसको क्या लिख दूंगा, U21 प्लस U21। अब U21 प्लस U21 लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, U12 भी लिख सकता हूं,
भाई आंसर सेम आएगा ना भाई, टू यानी कि टू के वो पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालो या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालो, क्या आएगी? सेम आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आएगी। ठीक है जी, तो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। इसी तरीके से क्या ले सकता हूँ, u32 प्लस u23 लिख सकता हूँ इसको ले सकता हूँ u31 प्लस u13 ले सकता हूँ अपॉन 2। समझ में आ रहा है भाई? तो देखना है यहाँ पर आपके पास क्या रहा है, u12 प्लस u13। भाई u1 जो पहला वाला जो चार्ज है, भाई देखना पहला वाला जो चार्ज है दूसरे की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 1 ड्यू टू 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑन 1 ड्यू टू 3, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं u से। भाई पहले वाले चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आएगी टोटल। भाई यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या है, u12 प्लस u13 का मतलब क्या है कि पहले वाले चार्ज के ऊपर बाकी सब चार्जेस की वजह से क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, u21 प्लस u23 का मतलब क्या है कि जो दूसरा वाला जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई टोटल, बाकी सारे चार्जेस की वजह से। दूसरा वाला जो चार्ज है उसके पहले वाले चार्ज की वजह से आ गई, तीसरे वाले चार्ज की वजह से आएगी, और आ क्या रही है, सेम आएगी दोनों की। भाई यहाँ पे अगर u है तो ये भी क्या आएगी, u आएगी। अगर इस वाले केस की अगर मैं बात करूं, यानी कि दूसरे वाले चार्ज के ऊपर नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, u आ जाएगी। इसी तरीके से ये क्या है, तीसरे वाले चार्ज के ऊपर क्या है, नेट पोटेंशियल एनर्जी है। अरे है कि नहीं भाई? इस तरीके से हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया हूं। मैंने इसलिए किया है ताकि अपन Q1 वाले चार्ज के ऊपर नेट पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं दोनों चार्जेस की वजह से। इसी तरह से Q2 वाले चार्ज के ऊपर इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, और Q3 वाले चार्ज की वजह से इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। ठीक है जी, और वो तीनों क्या है, u और ये भी क्या जाएगी, u आ जाएगी, और क्या होगी भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी 2k क्यू स्क्वायर, u क्या आएगा, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखना जरा क्या हो गया ड्रामा। तो u नेट जो है, तो u नेट को मैं क्या ले सकता हूँ, u प्लस u अपॉन 2, यानी क्या आ गया 3u/2 आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, 3u/2 आ जाएगा। अब सुनना जरा भाई, अगर यहाँ पे और ज्यादा सिस्टम होता, भाई तीन चार्जेस थे, अगर 3 चार्जेस से ज्यादा होता तो ड्रामा क्या होता वो भी अपन देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर 3 चार्जेस से ज्यादा होगा तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे 3 चार्जेस थे, अगर 4 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। भाई 4 होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 होगा तो क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, अगर मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे और ज़्यादा चार्जेस होते तो मैं अगर और ज़्यादा एक्सटेंड कर दूंगा तो मैं यूनिट अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ, इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ, इन जनरल मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यूनिट क्या लिख सकता हूँ, NU/2, NU/2 मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग चाहो तो कोई सा भी प्रॉब्लम इससे सोल्व कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है भाई, फॉर सिमेट्रिक है, फॉर सिमेट्रिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, तब अपन इसका यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि अपन ने इसकी वजह से निकाला था, मैं आपको वो जो याद होना चाहिए वो आंसर क्या आया था, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, इसको फोर्थ मान लिया। भाई सारे चार्ज क्या है, सेम है, और ये क्या थी, स्क्वायर था। आप लोग इससे निकाल के देखो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे देखना है यहाँ पर, भाई यूनिट कैसे लिखोगे, एन कितना है यहाँ पे, 4 है, 2 है, और ये u लिख दोगे। u क्या है भाई, हर एक सिस्टम, हर एक चार्ज की वजह से बाकी सब चार्ज की वजह से क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। जो सिमेट्रिक वाले जो चार्ज है उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। कैसे देखो यहाँ पर, भाई किसी एक चार्ज को पकड़ लेंगे, उसके लिए क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे बाकी सब की वजह से। देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इस क्यू वाले चार्ज की मैं पकड़ लिया तो ये क्या होगा, ये इससे सिमेट्रिक है, ये इससे सिमेट्रिक है, तो क्या होगा 2k² स्क्वायर अपॉन ए, भाई k² स्क्वायर अपॉन ए प्लस k² स्क्वायर अपॉन ए, इन दोनों का लिख दूंगा। भाई इसके ऊपर अपने को बाकी सारे चार्जेस को क्या लिख देना है, पोटेंशियल एनर्जी लिख देना है, फिर इसकी वजह से लिख देंगे यहाँ पर, भाई इसकी वजह से इसके ऊपर लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा भाई, k² स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा, √2 हो जाएगा, √2a।
आप चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और देखना क्या आएगा, 4k² अपॉन a आ जाएगा, प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे और √2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, √2k² अपॉन a आ जाएगा। और शायद अपन ने जो फॉर्मूला लगाया था, जो अपन ने जनरल अपन ने कॉमन सेंस से जो क्वेश्चन किया था उस वाले को, वो भी क्या आया था, उसका भी रिजल्ट यही आया था। तो अगर सिमेट्रिक कुछ आपको लग रहा है सिस्टम, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आगे अपन बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं, जरा सुनना कैसे। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि भाई उस कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप n/2 से देख सकते हो। और n क्या वहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस है, तो इस सिस्टम में कितने चार्जेस है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो देखना जरा, यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है कि भाई यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है और ये क्या है, क्यूब है भाई, क्यूब है और क्यूब की साइड क्या है, a है। ठीक है जी, क्यूब की साइड क्या है, a है। आपको क्या निकालना है, U नेट निकालना है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब आप लोग देखो कैसे निकालोगे। आपको पता है यहाँ पे कितने चार्ज है, 1 2 3 4 और 4 नीचे 4 ऊपर, तो क्या लिखोगे 8/2 और फिर किसी एक चार्ज को पकड़ लोगे भाई, वो U जो था वो क्या था, किसी एक चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, बाकी सब चार्जेस की वजह से। तो अपन ने इस वाले चार्ज को ले लिया भाई, इस वाले चार्ज को ले लिया तो क्या होगा, इससे ये सिमेट्रिक है, ये फिक्स डिस्टेंस पे ये है और ये है भाई, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3k² अपॉन a। समझ में आ रहा है भाई, 3k² अपॉन a प्लस देखना है यहाँ पर एक ये वाला डायगोनल आएगा, एक कौन सा आएगा भाई डायगोनल, एक ये वाला आएगा। समझ में आ रहा है भाई, एक ये वाला डायग्राम, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, एक ये वाला डायगोनल। और आप नंबर ऑफ टर्म देखना चाहते हो, नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे भाई, 8c2 से देख सकते हो। 8c2 से मतलब 8/2 इंटू 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 × 7/2, तो कितने टर्म आएंगे भाई, 28 टर्म आ जाएंगी, 28 टर्म अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो 3k² अगर आप वैसे सोल्व करोगे तो 28 टर्म आएंगी, जिसमें प्राण निकल सकते हैं भाई। 28 टर्म का आपको लिखना बहुत ज़्यादा माथापच्ची है, इसलिए और ये सिमेट्रिसिटी आपको दिख रही है, आप सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर सकते हो। क्या भाई, इसकी वजह से अपन ने देखा ये वाले चार्ज, ये वाला चार्ज और कौन सा वाला चार्ज भाई, 3 चार्ज क्या थे, सिमेट्रिक थे, और एक ये वाला चार्ज। फिर क्या हुआ, ये वाला चार्ज फेस डायगोनल पे है, ये वाला चार्ज भी फेस डायगोनल पे है और ये वाला चार्ज भी फेस डायगोनल पे है। और डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये a है, ये a है, तो ये √2a हो जाएंगी डिस्टेंस। तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस क्या लिखोगे भाई, k² अपॉन 3k² अपॉन √2a लिख दोगे, प्लस ये जो है भाई, आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाला जो चार्ज होगा ये क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल होगा। ठीक है जी, अब बॉडी डायगोनल होगा तो ये कैसे निकालोगे भाई, ये √2a है, ये a है, और जो भी अब आएगा इसको सोल्व करने से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, √3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो क्या आएगा k² अपॉन √3a। तो इस तरीके से कितने टर्म हो जाएंगे, 3 3 6 1 7 भाई, सारे चार्ज थे, 7 ही चार्ज थे, उन सब की वजह से अपन ने लिख दिया इस वाले चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, और क्या लिख दिया n/2 भाई, n/2 क्या, n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है, वो कितने चार्ज है, 8 चार्ज है। तो इस तरीके से जो भी अपने को सोल्व करने पे आएगा वो अपन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया क्यूब से रिलेटेड। वैसे आप सोल्व करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची हो जाती। सुनना जरा आगे, एक और मैं प्रॉब्लम लेता हूं आप लोगों के लिए, सुनना। मैंने क्या बोला है, 3 चार्जेस लिए हैं भाई, आपके पास 3 चार्ज है, Q चार्ज है, 2Q चार्ज है और एक 8Q चार्ज है भाई। Q चार्ज है, 2Q चार्ज है और 8Q चार्ज है, और ये जो तीनों चार्ज है अपने को क्या करना है, इसको एक 9 सेंटीमीटर लंबी जो लाइन है, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लिए भाई, कितने सेंटीमीटर लंबी, 9 सेंटीमीटर जो ये लंबी लाइन है, इसके ऊपर इन चार्जेस को इस तरीके से रखना है कि जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई, इन तीनों को इस तरीके से रखना है
ताकि सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ताकि पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आए वो क्या है भाई, मिनिमम आए, न्यूनतम आए। इस तरीके से अपने को इस क्यू चार्ज, 2Q चार्ज और 8Q चार्ज को इस 9 सेंटीमीटर वाली लाइन पे अरेंज करना है। जरा देखना कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो जो जिनका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है भाई 8Q 2Q क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा है, इनको आपको ऐसी जगह पे रखना है जो क्या हो, सबसे ज्यादा दूर हो। तो सबसे ज्यादा दूर हो तो क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे कि इस 9 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है इसके ऊपर क्या कर दोगे भाई, 2Q को अगर इस तरफ रख रहे हो तो 8Q को दूसरे वाले एंड की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तभी क्या पाएगा, इन दोनों को भाई मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी तो क्या आएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब बात रह गई थर्ड वाले चार्ज की। तो थर्ड वाले चार्ज की अपन बात करें, यानी Q वाले चार्ज की बात करें, क्वेश्चन अपना ये था कि Q 2Q और 8Q वाले जो चार्ज है उसको अपने को 9 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है उसके ऊपर इस तरीके से अरेंज करना है ताकि जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है जी, और आपको पोजीशन बतानी है कि भाई किस पोजीशन पे क्या होगी, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। फाइंड पोजीशन ऑफ चार्जेस सच दैट सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है जी, अब मैंने मान लिया कि जो एक Q वाला जो चार्ज है उसको मैंने x डिस्टेंस पे रख दिया, किससे, 2Q से, और मान लिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं पहले। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर U जो निकालेंगे इन दोनों के बीच में निकालेंगे, तो K को तो अपन बाहर ही ले लेते हैं क्योंकि K तो सब में आएगा। तो 2Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों की वजह से निकालेंगे तो 2Q इंटू 8Q अपॉन क्या आ जाएगा भाई, 9 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे बात करें तो आप लोग क्या बोलोगे, इन दोनों के बीच की निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगी, Q इंटू 8Q अपॉन, अगर ये पूरी 9 है और ये x है तो क्या लिखेंगे, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और आप लोग ये याद रखना कि सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा भाई, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। तो इसको 10 टू द पावर माइनस 2 से भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 10 टू द पावर माइनस 4 बाहर आ जाएगा, मीटर में चेंज कर देंगे अपन। ठीक है जी, तो क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जब अपन इसको x डिस्टेंस पे रख देंगे। तो आप लोग क्या करना है भाई, ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इस पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिनिमम करना है, उसके लिए अपने को पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको du अपॉन dx कर दूंगा और du अपॉन dx करने के पर क्या आएगा वो देखते हैं। तो du अपॉन dx मैंने कर दिया, तो जरा ध्यान से देखना अब क्या आएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग Q को तो बाहर ले लो, Q को बाहर ले लो, तो Q और 2 को भी बाहर ले लो ऊपर से। तो 2 भाई यहाँ पे 2 को बाहर ले लोगे, Q आप लोग चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे नहीं लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जाएगा, K अपॉन भाई K अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4, अंदर क्या बच जाएगा भाई, अंदर क्या बच जाएगा देखते हैं जरा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भाई, 2Q स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे देखना इसको, ये तो क्या है 9 स्क्वायर है, तो ये तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है इतना सा, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई, देखना जरा भाई, 9 माइनस एक्स ऊपर जाएगा, माइनस 2 आगे आएगा। ठीक है जी, भाई यहाँ पे माइनस 2 और आएगा, भाई यहाँ पे अगर बात करें तो 2 और आएगा, समझ में आ रहा है। और अपन ने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x की पावर माइनस 2 में x की पावर माइनस 2 आगे जाएगी और माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा भाई, x क्यूब बच जाएगा।
समझ में आ रहा है, एक्स क्यूब बचेगा क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक्स की पावर -2 ऊपर जाएगी, -2 आगे आएगा, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तो 0 हो गया। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, 9 - x ऊपर जाएगा और 9 - x में से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखना -2 आगे आ जाएगा इंटू q इंटू 8q अपॉन 9 - x का होल क्यूब बचेगा और फिर -x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या कर दे, आपने को बताया कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, भाई मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, भाई आप लोगों को पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, du/dx को 0 कर देना पड़ेगा। तो यदि अपन इसको 0 कर दें तो आप लोग देखना क्या ड्रामा हो जाएगा। तो k × 10⁻⁻4 तो उधर चला जाएगा, सब 0 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या बच जाएगा आपके पास, -2q², ये क्या बच जाएगा, -4q² अपॉन x³ प्लस 16q² अपॉन 9 - x का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा भाई, देखना जरा, q² का बाहर ले लो तो क्या आएगा, 4/x³ इज इक्वल टू 16 अपॉन 9 - x का होल क्यूब। 4 × 4 = 16 आ जाएगा भाई, 4 × 4 = 16 आ जाएगा। और आगे सोल्व करें तो आप लोग देख सकते हो कि 4x³ इज इक्वल टू क्या होगा, 9 - x का होल क्यूब। ठीक है जी। तो आगे बात करें, ये अपने पास आ गया। आप लोग देख लेना इसमें कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं हुई हो। ठीक है जी। अपन ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी लिखा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, k Q1 Q2 x होगा, तो यहाँ पे x आएगा भैया ना, पोटेंशियल एनर्जी अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, x² थोड़ी ना आएगा पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तब, तो अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, x आएगा। तो भाई इतना सा चेंज कर देना कि यहाँ पे क्या जाएगा, x² आ जाएगा। अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है जी। और आगे बात करें तो क्या जाएगा, 4x² और ये क्या जाएगा, 9 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई थी, अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा भाई, k Q1 Q2 अपॉन r होता है फॉर्मूला, तो सिर्फ इतना सा क्या कर देंगे, यहाँ पे x कर देंगे। ठीक है जी। तो देखना आगे क्या हो जाएगा, तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 - x का होल स्क्वायर। तो 2x इज इक्वल टू 9 - x, यानी कि 3x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 9, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3, x क्या जाएगा, 3 सेंटीमीटर जाएगा। x के लिए अपन बात करें तो क्या जाएगा यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि यदि अपन इस q को 2q से 3 सेंटीमीटर दूर रख देंगे, q को 2q से 3 सेंटीमीटर यदि दूर रख देंगे तो ये पूरा सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी भाई, मिनिमम आ जाएगी। ठीक है जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आगे अपन बात करें तो देखना जरा, तो सुनना आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है भाई, क्वेश्चन क्या है सुनना। मैंने क्या किया, 3 चार्जेस लिए Q Q और Q। ठीक है जी। मैंने 3 चार्जेस ले लिए Q Q Q और क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये क्या है, मैंने इन सबको छोड़ दिया भाई, फिक्स नहीं है चार्जेस, लेकिन वो क्या कर दिया, मैंने रिलीज कर दिया। तो आपको बताना है जब ये कहाँ चली जाएंगे भाई, अभी इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, जब ये भाई ये क्या करेगा, जब अपन इसको रिलीज कर देंगे, जब अपन को रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा भाई, ये कहीं इधर जाएगा। ठीक है जी। ये कहीं इधर जाएगा और ये कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है जी। तो क्या होगा, इफ चार्ज Q is released then find velocity of
any one charge, of any one charge, then find velocity of any one charge, then find velocity of any one charge when it reach at 2a। भाई जब कहाँ पहुंच जाएंगे, 2a पे पहुंच जाएंगे, तो आपको क्या निकालना है, किसी भी एक चार्ज की क्या निकाल लेनी है, वेलोसिटी निकाल लेनी है। ठीक है जी, मैंने क्या किया, इस सिस्टम को छोड़ दिया, तब इनके बीच की दूरी a थी, जब इनके बीच की दूरी 2a हो जाएगी तो आपको क्या निकालना है, किसी एक चार्ज की वेलोसिटी निकाल देनी है। इफ चार्ज q इज रिलीज्ड देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी वन चार्ज व्हेन डिस्टेंस, ऐसे लिख लेना, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। ठीक है जी, तो कैसे करोगे जरा देखना ध्यान से। जब ये यहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है जी, तो इनमें कौन सा फोर्स था, भाई चार्ज रेस्ट पे थे। ठीक है जी, अपने रिलीज किया था, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सिस्टम में जो फोर्सेस जो लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और यदि अपने को पता है कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा यदि बाकी सब फोर्स क्या हो गए, जीरो हो जाते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, मतलब यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं, यू फाइनल प्लस के फाइनल लिख सकता हूँ। और यू इनिशियल आपको पता है क्या आएगी भाई, इसकी आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इसकी भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इसकी भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो गया थी भाई, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए थी, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 थी। फाइनली बात करें तो 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगी भाई, 2a हो जाएगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, जब सारे के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 2a हो जाएगा। तो इसके बीच में डिस्टेंस 2a, इसके बीच में डिस्टेंस 2a, और उसके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन तीनों की क्या हो जाएगी, हाफ mv² इंटू 3 कर देंगे। जब आप लोग इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आएगा आंसर, देखना है अपन। तो ये इधर चला जाएगा, जो उधर जाएगा तो क्या होगा, ये 2 कॉमन ले लो और 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 3 mv² आ जाएगा। देखना जरा, ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3a, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3a अपॉन m इज इक्वल टू v² आ जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि v कितना जाएगा, v आ जाएगा रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू ए, भाई रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन m इंटू ए, इस प्रकार अपने पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन ने क्या कर दिया भाई, इस 2 को यहाँ ले गए, इधर 6 चला गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपने पास यहाँ पे आंसर कितना जाएगा भाई, v आ जाएगा रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन m ए, यानी कि इन तीनों में से अपन ने क्या निकाली भाई, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन m ए, इसकी भी ये हो जाएगी, उसकी भी ये हो जाएगी। कब, जब अपन ने सिस्टम को इनिशियली क्या किया था भाई, रिलीज किया था, जब इन तीनों के बीच में डिस्टेंस क्या थी, a थी। जब ये 2a पे पहुंच जाएंगे, जब इनके बीच की दूरी 2a हो जाएगी, तब अपने को क्या निकालनी थी, वेलोसिटी निकालनी थी किसी भी एक चार्ज, किसी भी एक पार्टिकल की। ठीक है जी, तो ये अपने पास हो गए पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अपन ने आज के लेक्चर में देख लिया, तो अपन ने आज के लेक्चर में क्या देखा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपन ने पूरा चर्चा कर ली, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने पूरा ड्रामा देख लिया, साथ ही साथ अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, और उस पर जो भी प्रॉब्लम्स बन सकते थे वो अपन ने प्रॉब्लम्स भी देख लिए। ठीक है जी, आप लोग इस लेक्चर को काफ़ी सीरियसनेस के साथ देखो, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ जाएगा जब आपको इसका पूरा आइडिया होगा। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा लेक्चर। ठीक है जी, थैंक यू।